मॉनसून इजलास के अख्ताम तक पार्लियामेंट के बाहर किसान एहतजाज करेंगे। ओपोजिशन पार्टियों को भी किसानों ने इंतबाह किया है कि या तो पार्लियामेंट में किसानों की आवाज उठाए या फिर इस्तीफा दे दे। हर रोज 200 किसान पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करेंगे। वाज़ेह हो कि ज़रे क़वानीन के खिलाफ किसान 7 महीने से जायद से एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली की सरहदों में किसान डटे हुए हैं। मरकज और किसान के बीच कई मरतबा बातचीत भी हुई लेकिन बेनतीजा रही। आपको बता दें कि 19 जुलाई से मॉनसून इजलास का आगाज होने जा रहा है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। राजीव, एक तरफ तो मॉनसून इजलास शुरू होने वाला है लेकिन किसानों ने जो है साफ तौर पर कहा है कि या तो हमारा मुद्दा उठाया जाए या फिर ओपोजिशन जो है वो इस्तीफा दे दे, और साथ ही साथ पार्लियामेंट के बाहर किसान एहतजाज भी करेंगे। बिल्कुल, देखा जाए तो संयुक्त किसान मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि 19 तारीख से मतलब 19 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो यह लोग 22 जुलाई से जो है हर रोज संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जो कृषि कानून है उसके विरोध में लगभग हर रोज 200 किसान पहुंचेंगे यहाँ पे। जो इनका प्लान है, जो इनकी योजना है कि 200 किसान पहुंचेंगे संसद भवन के बाहर और वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि देखा जाए तो इसके पहले भी ये लोग दिल्ली में कई बार प्रवेश कर विरोध प्रदर्शन की कोशिश किए थे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे चारों तरफ से बैरिकेडिंग किया जाता है तो किसान जो इस समय गाजीपुर बॉर्डर पे या सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं तो प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। कृषि कानून को लेकर लगातार इन लोगों का विरोध जारी है। करीब 7 महीने हो गए और इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि कृषि कानून जो लाया गया है ये किसान विरोधी है और सरकार जब तक इसको वापस नहीं लेती है तब तक हम लोग घर को वापस नहीं जाएंगे। तो विरोध प्रदर्शन का एक नया इन लोगों ने रास्ता तैयार किया है, देखना होगा कितना सफल हो रहे हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अभी भी सरकार के दरवाजे खुले हैं बातचीत करने के लिए। अगर किसी को कोई कमी दिखती है कानून में तो वो अपना सुझाव दे, उसमें फेरबदल किया जा सकता है। लेकिन जो भी कानून बनाया गया है यह किसानों के हित में बनाया गया है। जी राजीव, वहीं जिस तरह से किसानों का कहना है कि 200 किसान जो है पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करेंगे, सिक्योरिटी के हवाले से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, इसके पहले भी अगर देखा जाए तो किसानों ने एक बार कहा था कि हम जो है 15 गणतंत्र दिवस के मौके पे हम शांति तरीके से जो है प्रदर्शन करेंगे दिल्ली में। तो उस समय जो तोड़ फोड़ हुआ था उसके बाद भी कई बार लोग प्रवेश करने की कोशिश किए। तो गाजीपुर बॉर्डर की बात कीजिए या सिंधु बॉर्डर की बात कीजिए, यहाँ पे पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है और अभी भी बैरिकेडिंग है कि ये लोग दिल्ली में प्रवेश न कर सके। तो अब जब संयुक्त किसान मोर्चा जो है 40 किसानों का संगठन जो है संयुक्त किसान मोर्चा, वह जब ये निर्णय लिया है और फरमान जारी किया कि हम लोग 22 जुलाई से जो है पार्लियामेंट के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो ये माना जा रहा है कि और भी जो है जो दिल्ली पुलिस की बात कीजिए या सैनिक पुलिस बल जो तैनात किया जाता है तो भारी संख्या में वहाँ पर तैनात किया जाएंगे और इनको प्रशासन की तरफ से दिल्ली में प्रवेश के लिए पूरी तरह से रोका जाएगा। जी बिल्कुल, और किसान जहां इससे पहले सरकार से मुतालबे करते आ रही है और अब जो है सीधा ओपोजिशन को भी कहा गया है कि ओपोजिशन ये मुद्दा उठाए पार्लियामेंट में, नहीं तो इस्तीफा दे दे। तो ओपोजिशन किस तरह से इस मुद्दे को उठाएगी, क्योंकि पहले भी ओपोजिशन ने किसानों के हवाले से ये बात तो उठाई है, मुद्दे तो उठाए हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार किसानों का समर्थन करती रही है। खास करके कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो प्रमुखता से किसानों के मुद्दे को उठाती रही है। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा फायदा किसानों को नहीं मिला है। यही वजह है कि किसान लगातार इस बात का दबाव बना रहे हैं विपक्षी पार्टियों पर कि आप लोग पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। लेकिन सरकार की तरफ से साफ तौर पे कहना है कि अगर कानून में कृषि कानून जो बनाया गया है इसमें किसी राजनीतिक दल को या किसी भी संगठन को कोई कमी दिखती है तो वह अपना सुझाव दे सकता है, सरकार उस पर विचार करके फेरबदल कर सकती है। लेकिन कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। कृषि कानून जो बनाया गया है किसान हित में बनाया गया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। सरकार मरकज जो है बिल्कुल अपनी बात पर डटी हुई है कि जो ज़रे क़वानीन है उनको वापस नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जो बात करनी हो तो किसान कर सकते हैं, लेकिन किसान भी डटे हुए अपने मुद्दे को लेकर के कि ज़रे क़वानीन को हटाना होगा। राजीव, बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आज से महाराष्ट्र असेंबली का 2 रोजा मॉनसून इजलास शुरू होने जा रहा है। मॉनसून सेशन के 2 दिन का होने के बावजूद हंगामा खेज होने का इम्कान है। ओपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के कई बड़े लीडरान महाविकास अघाड़ी सरकार को मुख्तलिफ मामलात पर घेरने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए मराठा समाज के लिए सरकारी नौकरी और एजुकेशन में कोटा खत्म करने और स्पीकर के इंतखाब को दोबारा मौखर करने का फैसले के खिलाफ ओपोजिशन का रुख जारहाना हो सकता है। वहीं
उद्धव सरकार ज़रिए क़वानीन के खिलाफ असेंबली में तजवीज़ पेश करेगी, जबकि मराठा रिजर्वेशन के मामले पर मरकजी हुकूमत मुदाखलत करे, इस मुतालबे से मुतल्लिक़ एक तजवीज़ लाई जाएगी। मराठा रिजर्वेशन के साथ साथ दीगर पसमानदा तबक़ात के सियासी रिजर्वेशन का मामला भी अहम होगा। वसीम, 2 दिन का महाराष्ट्र का मॉनसून सेशन होगा, लेकिन काफ़ी हंगामा खेज। देखिए, ये जो मानसून सत्र है ये काफ़ी अहम है, खास करके महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, वहाँ सरकार को लेकर। इन 2 दिनों में कई ऐसे बड़े बिल हैं जो पास होने हैं। साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों से जो महाराष्ट्र की राजनीति है अलग अलग तरीक़ों से साफ तौर पे नज़र आ रही है। एक तरफ हमने देखा कि अधिवेशन शुरू होने से एक दिन पहले महज विरोधी पक्ष नेता जो देवेंद्र फडणवीस हैं सरकार पे कई तरह के आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, साथ ही उनके नेताओं को लेकर जिस तरह से बयानबाजी की, साथ ही ये भी आरोप लगाया कि पिछले 1-1.5 सालों में कोरोना का बहाना बना के महज सिर्फ 36 दिन ही अधिवेशन चलाया गया है। यानी कि 1-1.5 सालों में महज सिर्फ 36 दिन में ही कामकाज हुआ है। और आज इसलिए काफ़ी अहम माना जा रहा है कि सुबह करीब 10-10:30 बजे के करीब हाउस की शुरुआत होगी। जो विरोधी पार्टियां हैं वो काफ़ी आक्रामक नज़र आ रही हैं। मुस्लिम्स लीडर जो है वो नज़र आ रहे हैं आक्रामक। उनका कहना है कि मुस्लिम आरक्षण दिया जाए। तो वहीं पे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर विरोधी पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। दिन भर के कामकाज की बात करें तो शोक प्रस्ताव होगा और उसके बाद क्वेश्चन आवर्स को जो थे वो ख़त्म कर दिया गया है, सप्लीमेंट्री डिमांड का रखा गया है। साथ ही जो सवाल को विपक्ष को पूछना था उसके लिए वक्त नहीं दिया गया। इसके लिए नाराज़गी साफ तौर पे दिखाई दे रही है। हंगामा काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है, खासकर मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और साथ ही जिस तरह से किसानों के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार देखा गया है कि जिस तरह से किसान परेशान है, जिस तरह से प्राकृतिक विपदा उनके ऊपर आई है, किसानों की कर्ज माफ़ी का मुद्दा है, किस तरह से पंचनामा किया गया, अब तक किसी भी तरह की कोई उन्हें पैसे नहीं दिए गए हैं, उसे किसी तरह की मुआवजे नहीं दिए गए। इसे लेकर भी काफ़ी हंगामा यहाँ देखने मिल सकता है। जी बिल्कुल वसीम, और वहीं महाराष्ट्र सरकार भी कई तजवीज़ पेश करने जा रही है। वसीम, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है? जी। वसीम, एक तरफ तो जहां ओपोजिशन जो है वो महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश में रहेगी, वहीं महाराष्ट्र सरकार भी कई तजावीज़ पेश करने जा रही है। देखिए, सीधा नज़र आ रहा है, साफ तौर पे नज़र आ रहा है। खास करके देखा गया है कि जिस तरह से विपक्ष ये चाहता है कि विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष नहीं है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। दूसरा सत्र है, तो ऐसे वक्त में विपक्ष चाहता है कि सदन में अध्यक्ष का पद रखा जाए। लेकिन जिस तरह से पूरे कामकाज देखने को मिल रहे हैं उस दौरान साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि इस बार भी विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो नहीं होगा। इसे लेकर नाराज़गी साफ तौर पर विपक्षी नज़र आ रही है। सरकार ने एक तरफ से लगातार कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अंकुश जरूर लगा दिया है। कई मुद्दों पर विपक्ष को लेकर कई बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को टालने की कोशिश की गई है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि 1-1.5 सालों में महासरकार की जो मुसीबतें हैं काफ़ी बड़ी हैं। उनके 2 बड़े मंत्री इस सरकार के इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें से गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं, साथ ही संजय राठौड़ इससे पहले देखा गया है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2 से 3 जो मंत्री हैं उन पर भी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जो डिप्टी सीएम है अजीत पवार, उन्हें जो चीनी मिल कारखाना है उसे लेकर भी ईडी की जो रडार पे नज़र आ रहे हैं। तो विपक्ष के मुद्दे काफ़ी अहम है और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसी बीच में हंगामे के दौर पे कई तरह के बड़े बिल हैं जो उन्हें पास कराना है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि कामकाज को किस तरह से आगे की तरह खींचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से विधेयक जो बिल है उसे पास करा जाए। ये प्राथमिकता सरकार की तरफ से देखने मिल रही है। बिल्कुल वसीम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज से अनलॉक 6 का आगाज हो चुका है। आज से स्टेडियम में खेलने की इजाजत होगी, जहां सिर्फ खिलाड़ियों को दाखिले की इजाजत दी जाएगी। एक वक्त में 50% ही खिलाड़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए दाखिल हो सकेंगे। फिलहाल दिल्ली में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। वहीं समाजी, सियासी और मजहबी प्रोग्राम के इनेकाद की इजाजत नहीं है। वहीं एम्यूजमेंट पार्क और वाटर वॉक बंद रहेंगे। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा रचना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रचना, दिल्ली में अनलॉक 6 की शुरुआत आज से होने जा रही है। बिल्कुल, दिल्ली में अनलॉक 6 की शुरुआत आज से होने वाली है और कुछ रियायतें सरकार की तरफ से दी गई हैं। स्टेडियम और खेल परिसर आज से खुल जाएंगे और वहां पर आयोजन भी हो सकेंगे, लेकिन दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी। और मुनज़्ज़ा, आपको ये भी बता दें कि एक समय में 50% जो खिलाड़ी हैं वो ही ट्रेनिंग के लिए जा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है
कि जो लोग स्टेडियम या खेल परिसर में ट्रेनिंग के लिए या प्रशिक्षण के लिए जाएंगे जी। उन लोगों को अपना आरोग्य सेतु ऐप दिखाना होगा और वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जी। उसके बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। तो धीरे धीरे सरकार की तरफ से रियायतें दी जा रही हैं, छूट दी जा रही है। और फिलहाल दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्सेस ये बंद रहेंगे। इसके साथ ही अम्यूज़मेंट पार्क, वाटर पार्क भी अभी बंद रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे सरकार की तरफ से यहाँ पर छूट दी जा रही है और कई सारी चीज़ें अब दिल्ली में खुल गई है जी। और दिल्ली अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, अनलॉक 6 की तरफ बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर अभी भी ये खास ख्याल रखना होगा कि छूट मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाही बरतने लगे। अभी भी हमें जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है कोविड का, उसको अपनाना होगा अपनी लाइफस्टाइल में। मास्क का इस्तेमाल करना होगा, सामाजिक दूरी बनानी होगी और सैनिटाइज अपने आप को लगातार करना होगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि जो दिल्ली के बाजार है वहाँ पर शायद लोग इन SOPs को भूल चुके हैं और वो जिस तरीके से वहाँ पर पहुँच रहे हैं और कोरोना की तीसरी लहर की संभावना भी जताई जा रही है, तो ये लग रहा है मानो कि ये खुद ही तीसरी लहर को बुलावा दे रहे हो। तो लोगों को ये बात समझना बेहद ज़रूरी है कि सरकार की तरफ से जो छूट दी जा रही है वो लोगों की सहूलियत के लिए है, जी। इसके लिए नहीं कि वो और ज़्यादा यहाँ पर मुसीबतें पैदा कर दे। क्योंकि दिल्ली में अगर हम देखें तो कोरोना के मामले बेहद कम हो रहे हैं, लगातार काबू पाया जा रहा है। लेकिन अगर लोग इस तरीके से बेकाबू होकर बाहर निकलेंगे और मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सामाजिक दूरी नहीं बनाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि दिल्ली में वापस इस तरीके के हालात हो जाएंगे कि सरकारों को सोचना होगा लॉकडाउन के लिए। बिल्कुल रचना, लोगों को एहतियात बरतने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं अगर हम कोरोना अपडेट के हवाले से बात करें तो केसेस किस तरह से हैं, पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में क्या कुछ देखने को मिल रही है? देखिए, पॉजिटिविटी रेट बेहद यहाँ पर कम है और अगर केसेस की बात भी करें तो 90-95 के करीब प्रतिदिन केसेस आ रहे हैं। इससे कम भी हमने पीछे देखा था कि 89 के करीब केसेस आए थे। तो केसेस लगातार कम हो रहे हैं, लोग जल्दी सही हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुनज़्ज़म सिर्फ सवाल ये है कि केसेस कम हो जाने से ही कोरोना नहीं जाएगा। कोरोना तब जाएगा जब लोग उन एप्रोप्रिएट बिहेवियर को, SOPs को ठीक तरीके से फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे। क्योंकि वैक्सीनेशन भी लोगों को लग रहा है, लोग आगे आकर वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा है कि हमने वैक्सीनेशन करा लिया तो हम सुरक्षित हो गए। सुरक्षित हम ज़रूर हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद हमें कोरोना नहीं हो सकता या हम उन SOPs को भूल जाए। तो ये चीज़ों का ख्याल यहाँ पर रखना होगा। सरकार बिल्कुल भी रचना, लगातार हम अपने नाजरीन को बताते आ रहे हैं कि वैक्सीन लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बेहद ज़रूरी है। रचना, बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कर्नाटक में आज से तीसरे मरहले का अनलॉक शुरू हुआ है। आज से इबादतगाहों को भी आवाम के लिए खोलने की इजाज़त दी गई है। बेंगलुरु सिटी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि समाजी फासले, सैनिटाइजर, मास्क के साथ मस्जिदों में इबादतों का एहतमाम किया जाएगा। वाज़ेह कि कर्नाटक में आज से हर दिन सुबह 5 ta रात 9 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। तमाम सरकारी और निजी दफातर 100% मुलाजमीन के साथ अपनी खदमात अंजाम देंगे। वीकेंड कर्फ्यू नहीं रहेगा, ताहम रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। तीसरे महले में अल्लाह का शुक्र है, इबादत गाहों को भी खोलने की इजाज़त दी गई। जो आर्डर गवर्नमेंट की तरफ से निकला था उसमें ये लिखा गया था कि रिलीजियस प्लेसेस आर अलाउड टू ओपन ओनली फॉर दर्शन, नो सेवास अलाउड। इस जुमले की वजह से बहुत सारे लोगों को ये शुबा हुआ कि सिर्फ मंदिरों को खोलने की इजाज़त होगी और वहाँ भी सिर्फ दर्शन की इजाज़त होगी और दूसरे पूजा और उनकी इबादतों के लिए इजाज़त नहीं होगी। अब मस्जिदों को खोलने की इजाज़त होगी नहीं होगी। तो कल मुसलसल बहुत सारे अहबाब के फ़ोन आते रहे। हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम से भी इस सिलसिले में मैंने राब्ता किया और तबादले ख्याल किया। तो ये तय किया गया कि हुकूमत के आला हुक्काम से इस सिलसिले में बात किया जाए और इसकी वजाहत ली जाए कि वाक़ईतन इसमें क्या लिखा गया है और इसकी क्या वजाहत है। अल्लाह का शुक्र है, DG ऑफिस के बड़े आला ओहदेदारों से हमने बात की तो उनके सामने इस मसले को रखा तो उन्होंने साफ़ तौर पे वाज़े लिखकर भेज दिया व्हाट्सएप के अंदर। ये हुक्म तमाम इबादत गाहों के लिए है
ये तमाम मजहबों के मानने वालों के लिए है, किसी मजहब के लिए ख़ास नहीं। वहीं मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। पेट्रोल में फी लीटर 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। गुज़िश्ता 3 महीनों से कई मरतबा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। बड़ी कीमतों के बाद राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 111 रुपये फी लीटर, जबकि मध्य प्रदेश के अनूपपुर और रेवा में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपये के पार हो गई है। महाराष्ट्र के प्रभनी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 108 रुपये हो गई है। भोपाल की अगर बात करें, भोपाल में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 108 रुपये 16 पैसे और डीजल फी लीटर 98 रुपये 13 पैसे हो गई है। वहीं राजस्थान के जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 64 पैसे हो गई है। पहले मैं 300 रुपये का पेट्रोल वैसे मैं लिमिटेड पेट्रोल डलवाता हूँ, मैं फुल नहीं कराता, ठीक है। तो फॉर अ स्टूडेंट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड आई थिंक गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द प्राइसेस फिर से, और वरना पता नहीं क्या ही होगा, कोई गाड़ियाँ नहीं लेगा फिर इसके बाद। आई थिंक सब इलेक्ट्रिक कार्स पे आना पड़ेगा हमें। कमाई का 70% तो तेल में ही चला जाता है, बाकी खर्चे और कैसे करेंगे। 100 रुपये लीटर बताओ कितना बढ़ता, 50, 60, 70, 80, 90 सीधा 100 पहुँच गया। अब क्या करेंगे। जब मैंने बाइक ली थी तब 64 रुपये था, जब मैंने जॉब चालू करी थी, आज 99 पहुँच गया। तो सब चीज़ में बजट खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों की पढ़ाई में, फीस में, सब में मतलब बढ़ा दिया है रेट वगैरह सब में। अब बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव से पीएम मोदी खिताब करेंगे। हिंदुस्तान दुनिया के दीगर ममालिक के साथ टीकाकारी मुहिम के लिए डिजिटल पब्लिक गुड की शक्ल में कोविन प्लेटफॉर्म की पेशकश करेगा। मरकजी वजीर हर्षवर्धन इस कॉन्फ्रेंस का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करेंगे। ये जानकारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने दी है। इस कॉन्फ्रेंस में 20 से ज्यादा ममालिक के साथ कोविन के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बातें शेयर की जाएंगी। पीएम मोदी भी इसमें शामिल होंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। याद रहे कि मुल्क में वैक्सीनेशन मुहिम 16 जनवरी से शुरू हुई थी, जिसके बाद पॉलिसी में बहुत सारी तब्दीलियां और पेशरफ्त के साथ मुहिम का दायरा वसी होता गया। अपने तीसरे एडिशन के लॉन्च के बाद मई की शुरुआत तक कोविन में 20 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल का 25वां यौम तासीस मनाया जा रहा है। खास बात यह है कि पार्टी सरबराह लालू प्रसाद यादव करीब 3.5 साल बाद पहली बार किसी प्रोग्राम के जरिए पार्टी कारकुनान से वर्चुअल खिताब करेंगे। चारा घोटाला में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव का जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद ये पहला बड़ा सियासी प्रोग्राम है। इस मौके पर पार्टी कारकुनान में बेहद जोश व खरोश देखा जा रहा है। गाजियाबाद में एक किताब की इजराई के प्रोग्राम के मौके पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लिंचिंग करने वाला हिंदू मजहब के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी लिंचिंग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भागवत ने कहा कि 40,000 साल से हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। हिंदुस्तान एक राष्ट्र है और मुसलमानों को अपनी पहचान खत्म करने की जरूरत नहीं है। हम साथ चल सकते हैं और चलते रहे हैं। सबको मिलकर मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए। एकता प्रेम से होती है, एकता अपनेपन से होती है, एकता निस्वार्थ भाव से होती है। कुछ लोग हैं जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि हमारी सत्ता थी और जो हमारी प्रजा थी आज हम फिर से राज्य करें। ये गलत बात है। अब डेमोक्रेसी है, कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। एकता की आधार भूमि अपनी मातृभूमि, अपनी ये परंपरा संस्कृति और हमारे समान पूर्वज, उनका गौरव। बाकी हमारे यहाँ सब स्वतंत्रता है, कुछ नहीं बदलना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए।
और दोषी को सजा होनी चाहिए। हजूमी तशद्दुद पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान के बाद एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। उन्होंने इस हवाले से ट्वीट करते हुए लिखा कि इन मुजरिमों को गाय और भैंस के माबैन फ़र्क नहीं मालूम होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, इखलाक, पहलूर, अकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफ़ी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों की हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि मरकजी वजीर के हाथ अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी हो जाती है और इखलाक के कातिल की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है। आसिफ को मारने वालों की हिमायत में महापंचायत बुलाई जाती है। जबकि तीसरे ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि तशद्दुद और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी फिक्र और नजरिए का खासा है। डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी ने मोहन भागवत के बयान का खैर मकदम किया है। यकीनन उन्होंने मोहन भागवत जी एक व्यक्ति नहीं है, एक संघ के प्रमुख हैं और एक संघ के प्रमुख होने के नाते जो बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि ये सबके लिए एक बड़ा संदेश है। तो मुझे लगता है कि चाहे कोई भी हो, कानून के खिलाफ वर्जी किसी तरह से भी कोई अपराध करता है, वो अपराधी है। वो किसी भी समाज का हो सकता है, लेकिन अपराधी अपराधी होता है। अपराध करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए। ये बात उन्होंने कहकर सबके अंदर, भारत के अंदर, भारतीयता के अंदर एक करने का जो काम किया है, मुझे लगता है कि इससे प्यार, मोहब्बत और एक जो एकता का जो पैगाम जाएगा, जो बार बार हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, कहीं ना कहीं ये भारत को मजबूती की तरफ लेके जा रहा है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी इंसानों का हक है।